तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। आप सभी लोग का स्वागत है क्राइम की कथा के इस चैनल पे। उम्मीद करता हूँ आप सभी लोग खुशहाल होंगे। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। उत्तर प्रदेश में एक जिला पड़ता है जालौन, और वहीं पे एक क्षेत्र पड़ता है उरई। वहाँ के जो एसपी हैं, जिनका नाम है ईरज रजा, इनके कार्यालय के बाहर करीब 50 से 60 लोग धरना प्रदर्शन में बैठे हुए थे। और वो लोग यही बोल रहे थे, पुलिस प्रशासन हाय हाय, पुलिस प्रशासन हाय हाय। जो नॉर्मल लोगों का एक कॉमन सा नारा होता है, उसी नारे को इस्तेमाल करते हुए ये लोग काफ़ी ज़ोरों शोर से अपनी जो भी धरना प्रदर्शन कर रहे थे उसको आगे बढ़ा रहे थे। ये घटना है 2 जून 2023 की, जब एसपी साहब अपने कार्यालय में आते हैं तो इतने सारे लोग को देखकर वो भी एक बार के लिए हैरान हो गए थे। वहीं पे एक लड़की और एक महिला जो सबसे आगे बैठी हुई थी, दोनों बिलक बिलक के रो रही थी। एसपी साहब की नज़र उन दोनों पे पड़ती है और उसके बाद उन दोनों को अपने कक्ष में बुलाते हैं। कक्ष में आने के बाद जो महिला रहती है और जो उसकी बेटी रहती है, बेटी नाबालिग थी, वो दोनों बिलक बिलक के रो रही थी। वो यही बोल रही थी कि हमारी पुलिस ने बातें नहीं सुनी, हम महीनों दिन से भटक रहे हैं, पुलिस किसी की बातें नहीं सुनती है, और इसी वजह से मेरे पति की, जो महिला रहती है वो बताती है, मेरे पति ने सुसाइड कर लिया है। इतना बोलने के बाद फिर से वो रोना पीटना शुरू कर देती है और वो चुप होने का नाम नहीं ले रही थी। एसपी साहब उन दोनों को सांत्वना देते हैं और बोलते हैं, तुम दोनों की जो भी परेशानी है उसका मैं निवारण करूंगा, उसका मैं हल निकालूंगा। काफ़ी कोशिश के बाद जब उनको पानी वानी पिलाया जाता है तो जो नाबालिग लड़की रहती है वो बताना शुरू करती है। वो बताती है कि मैं पढ़ाई लिखाई करती हूँ और गांव पे ही रहती हूँ। जो मेरे पिता हैं और जो मेरी माँ हैं, मेरे पिता की मौत हो गई है, और जो मेरी माँ है, ये दोनों लोग पंजाब में नौकरी करते थे। वहीं से ये लोग खर्चे वर्चे के लिए पैसे रुपए भेजते रहते थे। मेरे परिवार में माँ बाप और मेरे दादा दादी हैं। मैं दादा दादी के साथ गांव पे रहती थी। मैं पढ़ाई लिखाई करती थी, साथ ही साथ दादा दादी की देखभाल करती थी, और उसके साथ ही जो खेती बाड़ी का काम रहता है वो सभी भी मैं करती रहती थी। इसी बीच एक दिन एक लड़का रहता है जिसका नाम रहता है गोलू उर्फ मानवेंद्र। वो मुझे खेत के पास मिल जाता है और उसके हाथ में एक टेडी बियर, साथ ही साथ कुछ चॉकलेट और एक गुलाब का फूल था। वो मुझे झुक कर, जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि प्रपोज किस स्टाइल में करते हैं, उस तरीके का वो प्रपोजल मेरे सामने रखता है। लेकिन मैं उसके प्रपोजल को वहीं मना करती हूँ। वो मेरे से उम्र में भी करीब 10-15 साल बड़ा है, और उसके बाद भी वो मेरे पीछे पड़ा रहता था। मुझे प्रपोजल करता है, मैं उसका जो भी सामान मुझे देता है मैं उसको वहीं पे फेंक के और उसको वार्निंग देती हूँ कि अगली बार से अगर ऐसा करोगे तो पूरे गांव में हल्ला मचा दूंगी, सबको बोल दूंगी, तुम्हारे परिवार वालों को भी पता चल जाएगा। ये फर्स्ट एंड लास्ट वार्निंग है। इतना सुनने के बाद गोलू अपने सामान को उठाता है और वहाँ से चला जाता है। लड़की एसपी साहब से आगे बताती है, इसके बाद भी वो मेरा पीछा नहीं छोड़ता है। उस स्कूल में जाते समय, खेत में जाते समय, किधर भी मैं जाती थी, आगे पीछे वो घूमता रहता था। मैं इससे परेशान होकर, मेरे जो उसका घर था गोलू का, उससे बगल में ही मेरे चाचा का घर रहता है। मेरे चाचा का नाम था देवेंद्र। मैं देवेंद्र चाचा से बोलती हूँ कि चाचा ज़रा इसको समझाइए, ये मेरे पीछे पड़ा हुआ है, इसके ऊपर प्यार का भूत सवार हुआ है, मेरे पीछे पड़ के मुझे परेशान कर रहा है, ना मुझे पढ़ाई लिखाई करने देता है, उस स्कूल के बाहर आके खड़ा हो जाता है। मेरी सहेलियाँ बोलती हैं कि ये कौन लड़का है तुमको छोड़ने के लिए आता है, तुमको ले जाने के लिए खड़ा रहता है, और तुम इसके साथ जाती नहीं हो। मैं उन सबको कुछ जवाब नहीं दे पाती हूँ। भतीजी की बात सुनने के बाद देवेंद्र गोलू से बात करता है, लेकिन गोलू उल्टा उसे ही समझाने लगता है और बोलता है कि चाचा जी, एक दिन के लिए उसको यहाँ पे बुला लीजिए ना। अगर एक दिन के लिए केवल आप बुला लेंगे, एक बार केवल दिलवा देंगे, तो आप जो बोलेंगे वो करूँगा। आप जितना बोलेंगे उतना दारू पिलाऊँगा, जितना बोलेंगे उतना पैसे दूँगा। उसके बाद जो मेरे चाचा रहते हैं देवेंद्र, वो मेरे घर पे आना जाना थोड़ा शुरू कर देते हैं और मुझसे बोलते हैं कि तुमको गोलू ने बुलाया है। वो बोल रहा था कि वो तुमसे माफ़ी मांगेगा। वो जो सड़क पे उस दिन हंगामा किया था, जो सड़क पे तुमको प्रपोज किया था, उसके वो अपने आप को दोषी मानता है, और उस एवज में तुमसे वो माफ़ी मांगना चाहता है। मैं अपने चाचा को बोलती हूँ कि माफ़ी मांगने वाली कोई बात नहीं है, उसको बस समझा दीजिए कि आइंदा से मुझे परेशान मत करे। 3-4 बार 5 बार मुझे चाचा बुलाने आते हैं, लेकिन मैं बार बार उनको मना करती रहती थी। अब तारीख आती है 28 मार्च 2023 की। मेरी जो चाची रहती हैं, जिनका नाम था लक्ष्मी देवी, वो मेरे घर पे आती हैं। घर पे आने के बाद पहले तो घर पे बैठती हैं, नॉर्मल सी दादा दादी सबसे बातचीत करती हैं। मैं उनसे पूछती हूँ कि चाची आज यहाँ पे आना कैसे हो गया। चाची बोलती हैं
कि आज मेरी एनिवर्सरी है, दिन में छोटी सी पार्टी रखी हूँ, तुम भी चलो, अच्छे अच्छे पकवान बनाई हूँ, खा लेना और थोड़ा बाबा दादी के लिए भी लेते आना। मैं पकवान की बातें सुनकर और उनकी बातें सुनकर मैं सोचती हूँ कि ये बुलाने आई हैं तो चलो इनके साथ चलती हूँ। मैं वहाँ से निकलती हूँ और चाची के घर पे जाती हूँ। वहाँ पे ये लोग मुझे पकवान खिलाते हैं, जो भी कार्यक्रम था वो होता है। और उसके बाद चाची मेरे से बोलती हैं कि कल घर पे गोलू आया था, वो आके घंटों तक रो रहा था। वो बोल रहा था, चाची मेरे से बहुत बड़ी गलती हो गई है, मैं आपकी भतीजी को प्रपोज किया और उसने मेरा प्रपोजल को रिजेक्ट कर दिया, जिससे मैं बहुत शर्मिंदगी में हूँ, मुझे बहुत दुख हुआ और इसके लिए मैं उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। मैं उसके पैर पकड़ के उससे माफ़ी मांगना चाहता हूँ। लड़की फिर से बोलती है कि मुझे उससे माफ़ करने की कोई ऐसी बात तो नहीं है, लेकिन बस उसको समझा दीजिएगा। चाची वहाँ पे उसको टोकते हुए बोलती है कि एक बार चलो उसके घर पे चलो, वहीं चाय भी पी लेना और साथ ही साथ वो तुमसे माफ़ी मांग लेगा और फिर उसके बाद तुम घर चली जाना। लड़की आगे अपने बयान में बताती है कि चाची और चाचा दोनों मिलके मुझे वहीं बगल में गोलू का घर था उसके घर पे ले जाते हैं। घर पे ले जाने के बाद अंदर जो ही मैं जाती हूँ, चाचा अंदर से सिटकिनी बंद कर देते हैं और गोलू मेरे मुंह को दबाकर अंदर के कमरे में खींचने लगता है। चाची बाहर वहीं बैठी हुई पहरा दे रही थी। उसके बाद बारी बारी से पहले गोलू और बाद में चाचा दोनों लोग मेरे साथ दुष्कर्म करते हैं। बारी बारी से घंटों तक मेरे साथ दुष्कर्म करते रहते हैं। उसके बाद जब मैं बेहोश होने लगती हूँ तो मेरे चाचा चाची को आवाज़ देते हैं और बोलते हैं ये बेहोश हो रही है, थोड़ा पानी लेकर आओ, इसके मुंह पे छींटे मारो और बाद में इसको इसके घर पे छोड़ दो। वो लोग छींटे मारते हैं पानी के, मुझे अचानक से होश आता है और होश आने के बाद मैं चिल्ला चिल्ला के वही रोने लगती हूँ। ये लोग मेरा मुंह दबाते हैं और बोलते हैं कि हम, जो मेरे चाचा रहते हैं देवेंद्र, वो बोलते हैं कि हम लोग अपने शिकार को छोड़ते नहीं हैं, तुम मेरी भतीजी हो इसलिए तुमको छोड़ रहा हूँ, नहीं तो हम लोग अपने शिकार को काम करने के बाद निपटा देते हैं, भतीजी हो इस वजह से तुम बच गई हो। ये सुनने के बाद मैं डर जाती हूँ। मेरे शरीर का पूरा अंग अंग टूट रहा था, मेरे प्राइवेट पार्ट पे बहुत सारे चोट लगी हुई थी, मुझे पूरा दर्द का अनुभव हो रहा था। उसके बाद चाचा चाची दोनों मिलकर मुझे घर पे छोड़ देते हैं। उन लोगों ने मुझे धमकाया था, डराया था, जिसकी वजह से मैं इस बात को किसी नहीं बताती हूँ। लेकिन 2 4 5 दिन तक मेरे प्राइवेट पार्ट और बाकी जगह पे बहुत ज़्यादा दर्द था, बहुत ज़्यादा पेन था, मैं बहुत परेशान रहती हूँ। इस बात को मैं चाची से बोलती हूँ, मुझे बहुत ज़्यादा दर्द है, तो मुझे पेन किलर खाने के लिए बोलती हैं। मैं खाती हूँ, थोड़ा दर्द से निवारण होता है। इस बात को करीब 2 महीने बीतने वाले थे और मेरा मासिक धर्म जो रहता है वो आता नहीं है। इसके बारे में फिर से चाची से बात करती हूँ और बोलती हूँ कि कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हो गई हूँ। उन लोगों ने मेरे साथ ऐसा किया, दुष्कर्म किया, जिसकी वजह से लग रहा है मैं प्रेग्नेंट हो गई हूँ। चाची मार्केट जाती हैं और कोई दवा लेकर मुझे दे देती हैं। उस दवा को खाती हूँ और मुझे ऐसा लगता है कि मेरा गर्भपात हो गया है। गर्भपात हो जाता है, लेकिन उसके कुछ दिन बाद ही, ये घटना है 30 मई 2023 की, उस दिन मेरे पेट में बहुत तेज़ी से दर्द होने लगता है, बहुत ज़्यादा दर्द होता है, मैं परेशान होती हूँ। उसके बाद मैं अपने पापा और मम्मी दोनों को फ़ोन करती हूँ पंजाब में। फ़ोन करने के बाद उनको बोलती हूँ कि आप घर आ जाइए, मैं अब बचने वाली नहीं हूँ। पापा मम्मी बार बार पूछ रहे थे कि क्या हो गया क्या हो गया। मैं उनको यही बोल रही थी कि आप केवल घर आ जाइए, उसके बाद ही मैं जो भी होगा आपसे बताऊँगी। लड़की के माँ बाप उसी दिन भागते दौड़ते हुए अपने गांव आ जाते हैं। गांव आने के बाद वो पूरी घटना को, जो भी उसके साथ हुआ था, जो भी दुष्कर्म हुआ था, उसके चाचा और गोलू ने किया था, वो सारी बातों को वो अपनी माँ से बताती है। माँ से बताती है, फिर माँ उस बात को पिता से बताती है, अपने पति से बताती है। उसके बाद ये लोग दूसरे दिन ही 31 मई 2023 को ये लोग थाने जाते हैं। थाने जाने के बाद ये पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से वहाँ पे जो इंस्पेक्टर रहते हैं उनके सामने रखते हैं। वहाँ के जो थाना प्रभारी थे नरेंद्र प्रताप गौतम और जो हल्का इंचार्ज थे अशोक कुमार, ये दोनों को पूरी घटना को बताते हैं और ये लोग मज़ा ले लेके पूरी बात को पूछ रहे थे कि बताओ गोलू ने ऐसा किया, उसके बाद चाचा कहाँ थे, चाची उस समय कहाँ थी। एक एक बात को पूरा तरीके से पूछते हैं। पूछने के बाद ये लोग, जो मेरे चाचा रहते हैं, मेरी चाची और गोलू, तीनों लोग को थाने बुलाते हैं। थाने बुलाने के बाद इन तीनों से पूछताछ शुरू करते हैं। वो उस दिन पूरी रात भर हम लोग को भी थाने पे रखते हैं और उन तीनों को भी थाने पे रखते हैं। सुबह होते होते उन दोनों को छोड़ देते हैं और हम दोनों को भी घर जाने की हिदायत देते हैं।
जो वहाँ पे इंस्पेक्टर थे और इंचार्ज थे, दोनों लोग हम लोग को घर जाने के लिए बोलते हैं। पूरी घटना को बताने के बाद भी हम लोग का एफआईआर नहीं लिखा जाता है। पूरे परिवार वाले, हम तीनों लोग, माँ बाप और मैं, परेशान होती हूँ, हैरान होते हूँ कि हुआ क्या, इन लोग ने एफआईआर क्यों नहीं लिखा। हम लोग घर पे जाते हैं तो चाचा हम लोग को धमकाते हुए बोलते हैं कि तुम लोग ने हमको क्या समझ रखा है, ये पुलिस दरोगा ये लोग हम लोग को पकड़ पाएंगे, ये छोटे मोटे लोग हैं, हम लोग पैसे वाले लोग हैं, इन लोग को पैसा खिलाओ और रास्ते से निकल जाओ। उसी दिन हमको, जो मेरे पिता रहते हैं, उनको जो थाना प्रभारी रहते हैं वो थाने पे बुलाते हैं और बोलते हैं कि जो भी आपने तहरीर लिखवाई है उसको वापस ले लो, नहीं तो उल्टा ही तुम्हारे ऊपर मुकदमा दर्ज हो जाएगा। इस तरीके की वो धमकी देते हैं। और जो चाचा रहते हैं वो गांव में 5 किलो लड्डू ले जाकर पूरे गांव में बंटवाते हैं। और साथ ही साथ वो सबसे यही बोल रहे थे कि थाने अभी गया था, 50,000 रुपये देकर आया हूँ, देखना ये लोग उल्टा खुद फंसेंगे। इस तरीके की वो बात बोलते हैं। लड़की का पूरा परिवार समेत फिर से थाने पर जाता है और पुलिस वालों से वही सारी बातें बोलता है। पुलिस वाले उनके पूरे परिवार को डांटते हुए भगाते हैं वहाँ से और बोलते हैं कि तुम लोग का यही धंधा है, जवान लड़की को दूसरे के प्यार में फंसाते हो और उनसे पैसे लूटते हो, इस तरीके का तुम लोग का कार्यक्रम है। इस तरीके की जो थाना प्रभारी और बाकी लोग रहते हैं उसके पूरे परिवार को धमकाते हैं। वो लोग फिर से रोते बिलखते हुए वहाँ से निकलते हैं और उन लोगों को समझ में नहीं आ रहा था कि अब आगे करना क्या है। लड़की का जो पिता रहता है, जिसके साथ घटना हुई थी, उस लड़की का जो पिता रहता है वो लड़की का मेडिकल और बाकी चीज़ें करवा के जो भी रिपोर्ट रहती हैं वो सभी को लेकर फिर से थाने पहुंचता है। रिपोर्ट में साफ लिखा था कि लड़की के साथ दुष्कर्म हुआ था और लड़की का गर्भपात भी हुआ है, रिपोर्ट में साफ लिखा था। लेकिन इसके बाद भी जो थाना प्रभारी और बाकी लोग रहते हैं उसको वहाँ से डांटते हुए भगाते हैं और बोलते हैं अगर अगली बार आ गए तो तुमको उल्टा इसी केस में फंसा के ज़िंदगी भर जेल में रखूँगा। लड़की का पिता घर पे आता है और घर पे आने के बाद अपने आप को पंखे से लटका लेता है। ये सुनने के बाद, ये घटना सुनने के बाद पूरे गांव वाले आक्रोश में थे। वो जो भी आरोपी रहते हैं उनको जला देना चाहते थे, उनको मार देना चाहते थे, लेकिन आरोपी लोग फरार हो चुके थे। उसके बाद गांव के जितने भी लोग रहते हैं, करीब 50 से 60 लोग एसपी ऑफिस के बाहर धरना प्रदर्शन करना शुरू कर देते हैं। और उसके बाद वही सब होता है जो पहले मैंने आपको कहानी में बताई। एसपी साहब आते हैं और उसके बाद लड़की और उसकी माँ को अंदर बुलाते हैं और वो पूरी घटना को सिलसिलेवार तरीके से एसपी साहब के सामने रखती है। पूरी घटना को सुनने के बाद जो वहाँ के एसपी रहते हैं ईरज रजा, वो हैरान थे, दंग हो गए थे। उनको समझ में नहीं आ रहा था कि पुलिस प्रशासन कुछ चंद पैसों के लिए ऐसा कैसे कर सकती है, अपने ईमान के साथ कैसे खेल सकती है। जिसके बाद वो तुरंत आदेश देते हैं, जो वहाँ पे कोच सीईओ थे शैलेंद्र कुमार वाजपेयी, उनको आदेश देते हैं और उनकी निगरानी में एक टीम बनाई जाती है। टीम को इस पूरी घटना की जांच पड़ताल सौंपी जाती है और साथ ही साथ जो वहाँ पे थाना प्रभारी रहते हैं नरेंद्र प्रताप गौतम, हल्का इंचार्ज जो थे अशोक कुमार, को तत्काल निलंबित किया जाता है। और साथ ही साथ इन पर कार्रवाई करने के लिए जो भी इन लोगों ने चीज़ें की थी उसकी कार्रवाई भी बैठ जाती है। घटना जो वहाँ पे सीईओ रहते हैं वो अपनी जांच को आगे बढ़ाते हैं और पता चलता है कि जो मेडिकल रिपोर्ट थी वो सही थी, लेकिन पुलिस ने उसके बाद भी कार्रवाई नहीं किया था। उसके बाद ये तीनों को, जो कि चाचा था जिसका नाम था देवेंद्र, उसकी चाची लक्ष्मी देवी और जो एक और आरोपी था गोलू उर्फ मानवेंद्र, इन तीनों को बहुत दूर ये सब भागे हुए थे। 2-3 दिन तक पुलिस परेशान होती है, लेकिन उसके बाद पकड़ के इन सबको थाने लाया जाता है। इन सब का बयान लिया जाता है। बयान लेने के बाद पहले तो इधर उधर ये सब भटकाते हैं और उसके बाद जब सख्ती से पूछताछ होती है, जब इन लोगों का सांस्कृतिक कार्यक्रम शुरू होता है, तब ये तीनों बोलना शुरू करते हैं और तोते की तरह बोलते हैं। गोलू अपने इकबालिया बयान में बताता है कि ये जो नाबालिग लड़की थी, इससे मैं केवल एक बार संबंध बनाना चाहता था। मैं इसको कई बार प्रपोज करता हूँ, महंगे महंगे आइटम देना चाहता था, लेकिन ये बार बार उस आइटम को मेरे सामने ही फेंक देती थी। उसके बाद मैं अपने हम उम्र दोस्त, जिसका नाम रहता है देवेंद्र, जो कि इसका चाचा लगता था, उससे मैं बात करता हूँ। बोलता हूँ कैसे भी करके मालिक, एक बार इसको मेरे कमरे पे या तो अपने घर पे लेके आ जाओ, एक बार केवल इसके साथ संबंध बना लो, मेरा जीवन पार हो जाएगा। देवेंद्र कई बार कोशिश करता है, लेकिन वो उस लड़की को, अपनी भतीजी को, घर पे नहीं लेके आ पाता है। जिसके बाद एक दिन हम तीनों लोग बैठे थे, मैं बैठा था, देवेंद्र बैठा था और उसकी वाइफ जिसका नाम था लक्ष्मी, तीनों लोग बैठे थे। उसी टाइम मैं बोलता हूँ कि लक्ष्मी चाची, क्या कोई जुगाड़ पानी नहीं लगा रही हो?
कितना दिन से मैं परेशान हूँ कि कैसे भी करके जो आपकी भतीजी है उसको एक दिन कमरे पे लेके आइए, लेकिन चाचा से तो हो नहीं पा रहा है। अगर हो सके तो तुम करवा दो, जो बोलोगी वो कर दूंगा, जितने पैसे बोलोगी उतने पैसे दे दूंगा। लक्ष्मी बोलती है कि ठीक है, ज़्यादा टेंशन मत लो, मैं कुछ इंतजाम कर दूंगी। उसके बाद लक्ष्मी वही काम करती है, वो उसके घर पे जाती है, कुछ पकवान का बहाना दे के जाती है और उसको घर पे बुलाती है। घर पे बुलाने के बाद हम दोनों कमरे में मिलते हैं, मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करता हूँ, साथ ही साथ उसका चाचा भी उसके साथ ज़बरदस्ती करता है। दोनों लोग संबंध बनाते हैं, घंटों तक संबंध बनाते रहते हैं। वो बेहोश होने लगती है, उसके बाद उसके ऊपर पानी वानी छिड़का जाता है, उसको घर छोड़ दिया जाता है। 2 महीने बाद पता चलता है कि वो गर्भवती है, जिसके लिए हम लोग उसको दवा दे देते हैं, उसका गर्भपात हो जाता है। लेकिन अचानक से कुछ ऐसा होता है और ये अपने माँ बाप को बोल देती है और फिर हम लोग की गिरफ्तारी हो जाती है। इन तीनों का बयान लेने के बाद इन तीनों को जेल भेज दिया जाता है। अब देखिए, ये मामला अभी लोअर कोर्ट में है, जैसा भी फैसला आएगा मैं आपको इस चैनल के माध्यम से ज़रूर अपडेट करूँगा। साथ ही साथ जो गांव के लोग रहते हैं वो उस लड़की, जो नाबालिग लड़की रहती है, उसके बारे में बताते हैं कि लड़की बहुत ही सभ्य लड़की थी। वो केवल अपने काम से काम रखती थी, बाकी किसी से मतलब नहीं रखती थी। वो स्कूल जाना, बाद में जो भी खेत का काम रहता था वो करना, अपने दादा दादी की देखभाल करना, इसी से वो ज़्यादा मतलब रखती थी। किसी लड़के के चक्कर और इस तरह की चीज़ें वो ज़्यादा इन सब में ध्यान नहीं देती थी। लेकिन इसी बीच जो गोलू रहता है उसकी बुरी नज़र इस लड़की पे पड़ जाती है और ये घटना हो जाती है। और अगर पुलिस लापरवाही नहीं की होती तो शायद उसके पिता जिंदा होते और वो हम सब के बीच में होते। तो ये थी एक अफसोसनाक कहानी, जिसे सुनने के बाद एसपी साहब के भी होश उड़ गए थे। तो ये थी आज की कहानी। आशा आपको कहानी पसंद आई होगी। अगर कहानी पसंद आई हो तो आपके जो भी सुझाव हों, जो भी बातें हों, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। अगर आपके पास कोई भी कहानी हो तो आप हमें मेल कर सकते हैं। हमारा मेल आपको चैनल के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही साथ अगर आप चैनल पर नए हों तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन भी ज़रूर दबाएँ। मैं काफ़ी कोशिश कर रहा हूँ अच्छी अच्छी वीडियो बनाने का, लेकिन जो चैनल के सब्सक्राइबर हैं वो बहुत स्लो तरीके से बढ़ रहे हैं, नाम मात्र के बढ़ रहा है। इस तरीके की वीडियो मैं बना रहा हूँ, फिर भी वीडियो के सब्सक्राइबर, चैनल के सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो आप लोग से निवेदन है, अगर आपके आसपास में, आपके रिश्तेदार में अगर किसी को क्राइम की घटनाएं सुनने का शौक़ हो या क्राइम की घटनाएं उन्हें पसंद हो तो उनको ये वीडियो ज़रूर शेयर करें। उनको अवेयरनेस भी होगी, उनको जानकारी भी होगी। साथ ही साथ ऐसी जानकारी मैं समझता हूँ कि सभी को होनी चाहिए, क्योंकि जो घटनाएं हो रही हैं, अगर आपको जानकारी रहेगी तो ऐसी घटनाएं को हम ही लोग रोक सकते हैं। और ये घटनाएं रुकेंगी कैसे? अगर हम जागरूक रहेंगे तभी इस तरह की घटनाएं रुकेंगी। आज के लिए बस इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।